दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं, जो है सकारात्मक और नकारात्मक शब्द। अगर इन दोनों शब्दों पर आपकी पकड़ मजबूत हो गई तो सीटेट की परीक्षा पास करना और भी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम लोग अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, इसलिए आज का ये टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझने हेतु आप लोग हमारे वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। सीटेट की तैयारी हेतु सबसे महत्वपूर्ण बात है, सीटेट के पेपर में अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो शायद ये बातें आपके काम आ ही जाएगी। सबसे पहले तो ये बात सबसे पहले गांठ बांध लीजिए कि बालक कभी भी गलत नहीं हो सकता है। बालक जो है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। गलत कौन है? तो हमारी शिक्षा व्यवस्था गलत है, हमारा पढ़ाने का तरीका गलत है। इसलिए हम बालक को कभी भी दोष नहीं दे सकते, उन्हें गलत नहीं कर सकते, उनकी असफलता के पीछे उन्हें दोष नहीं दे सकते। दोष किसे देंगे? तो अपनी शिक्षा व्यवस्था को देंगे। सुधार किसे करेंगे? तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे और अपने पढ़ाने का तरीका में सुधार करेंगे। सीटेट का पूरा पेपर जो है सिर्फ यही दो चीज़ों पर निर्भर करता है। वो दो शब्द कौन से हैं? सकारात्मक एवं नकारात्मक शब्द, यानी कि पॉजिटिव एवं नेगेटिव शब्द जो हैं, यही महत्वपूर्ण है। अगर इस पर आपकी पकड़ मजबूत हो गई तो आपका सीटेट निकलना पक्का क्लियर होगा पहली ही बार में। तो इसी को हम लोग देखेंगे। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि नकारात्मक तथ्य जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम नेगेटिव तथ्य के बारे में जानेंगे। पहला नेगेटिव तथ्य है, जहां याद करने व रटने की बात हो रही हो तो दिमाग में बैठा लो कि ये नकारात्मक बिंदु है। यानी कि जिस भी ऑप्शंस में याद करने व रटने की बात की जा रही है तो वो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत होगा। इसलिए बच्चे को इस ओर हमें नहीं लेना जाना है। यानी कि बच्चे को हमें याद करने एवं रटने पर उस पर बल नहीं देना है, उसके लिए उसे कभी भी कड़ाई से पालन नहीं करना है। तो यही जो याद करना जो शब्द है एवं रटना, ये नेगेटिव वर्ड हो गया। इसका आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शंस में आए तो उसे गलत करना है। दूसरा पॉइंट है, अगर किसी भी विकल्प में शिक्षार्थी के लिए दंड का समर्थन किया जा रहा हो तो आपको ऐसे विकल्प का समर्थन नहीं करना है। अगर किसी भी विकल्प में शिक्षार्थी के लिए दंड दिया जा रहा है, जैसे कि अनुशासन का पालन करने के लिए विद्यार्थियों को दंड दिया जा रहा है, तो ऐसे विकल्प के साथ यानी कि ऑप्शन के साथ हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगर इस ऑप्शन को आप सही करते हैं तो आपका 1 नंबर गलत हो जाएगा, इसलिए ऐसे ऑप्शन को बिल्कुल भी टिक ना करें। तीसरा विकल्प है, जहां अलगाव या विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनको ग्रुप बनाने की बात हो रही हो तो आपको ये नहीं करना है। यानी कि विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उन्हें विभाजित करने की बात हो रही हो तो आपको ये भी नहीं करना है, क्योंकि विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उन्हें बांटना नहीं है, बल्कि सामान्य एवं कम बुद्धि वाले जितने भी प्रकार के बालक होते हैं उन्हें एक साथ लेकर पढ़ाना है। सामूहिक रूप से समावेशी विद्यालय की बात की गई है, समावेशी शिक्षा की बात की गई है, तो हमारे समावेशी रूप से सभी को समेकित करके पढ़ाना है, ना कि उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें बंटवारा करके। चौथा पॉइंट है कि अगर लड़की एवं लड़कियों में भेदभाव या लड़कों को लड़कियों से उच्चतम बताया जा रहा हो या लड़कियों को लड़कों से उच्चतम बताया जा रहा हो तो ऐसे विकल्प के साथ हमें नहीं जाना चाहिए। लड़का एवं लड़की दोनों समान होते हैं एक शिक्षक की नज़र में। तो यानी किसी विकल्प में लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा हो या फिर लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा हो तो ऐसे विकल्प का चुनाव हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे ऑप्शन को हम टिक करेंगे तो वो हमेशा गलत ही होगा। लड़के लड़की जो होते हैं वो सभी समान होते हैं एक शिक्षक की नज़र में, इसलिए उन दोनों को एक बराबर महत्व देना चाहिए, ना कि किसी को अधिक और किसी को कम। और जैसे कि किसी संगीत प्रतियोगिता का आयोजन करना है किसी शिक्षक को, तो उसमें वह केवल लड़कियों को ही चुन रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। गाना सिर्फ लड़कियां ही नहीं गाती हैं बल्कि लड़कों को भी उसमें चुनना चाहिए। या फिर कोई खेल प्रतियोगिता हो रही है तो उसमें लड़के और लड़कियों दोनों को बराबर मात्रा में हिस्सा प्रतिभाग के लिए चुनना चाहिए, ना कि किसी एक पक्ष को चुनना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो उनमें हीनता की भावना पैदा होती है, तो इसलिए बच्चे सही ढंग से सीखते नहीं हैं। इसलिए हमें दोनों को समान महत्व देना चाहिए। विकल्प है, जिस विकल्प में सिलेबस को पूरा करवाने या किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा हो तो मान लो कि संकीर्ण विचारधारा है
और आपको इसका सपोर्ट नहीं करना है। जैसे कि अगर किसी ऑप्शंस में सिलेबस को पूरा करवाने पर जोर दिया जा रहा है या फिर किताबों पर बल दिया जा रहा है, तो ये इस प्रकार की विचारधारा जो होती है, इस प्रकार के ऑप्शन जो होते हैं, हमारे विचारों को संकीर्ण करते हैं, उन्हें स्वतंत्र नहीं रहने देते, समेटते हैं हमारे विचारों को। इसलिए ऐसे विचारों के साथ हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे ऑप्शन जो होते हैं बिल्कुल गलत होते हैं, तो आप सभी को याद रखना है। छठा विकल्प हमारा ऑप्शन है कि जिस विकल्प में विद्यार्थियों से अनुशासन स्थापना की बात हो रही हो, तो उस विकल्प के साथ नहीं जाना चाहिए। यानी कि अगर किसी विकल्प में ऑप्शंस में दे रखा है कि विद्यार्थियों की अनुशासन की स्थापना की जाए, तो ऐसे विकल्प के साथ हमें कभी नहीं जानी चाहिए। विद्यार्थियों को हमें अनुशासन की स्थापना नहीं करानी है, बल्कि उनके साथ सरलतापूर्वक समझाते हुए किसी भी बात को बताना है। विद्यार्थी खुद ही अनुशासन कायम रखेंगे। सातवां पॉइंट है, जिस विकल्प में व्याख्यान विधि की बात हो रही हो या विद्यार्थियों को केवल श्रोता बनाने का समर्थन हो, तो उस विकल्प के साथ आपको नहीं जाना चाहिए। यानी कि अगर किसी ऑप्शंस में व्याख्यान विधि की बात दे रही है जिसमें शिक्षक केवल लेक्चर दे रहे हैं और विद्यार्थी सिर्फ सुन रहे हैं, तो वैसी चीज़ें हमें नहीं करनी है। उस ऑप्शन के साथ हमें नहीं जाना है। ये नकारात्मक शब्द है। व्याख्यान विधि जो है वो नकारात्मक शब्द है। या फिर विद्यार्थियों को केवल श्रोता बनाना, यह भी नकारात्मक शब्द है। पॉइंट है, जिस विकल्प में विद्यार्थियों को किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया गया हो, या आपको ऐसे विकल्प की ओर नहीं जाना चाहिए। समझ जाओ कि ये नेगेटिव बिंदु है। यानी कि किसी बात के लिए अगर विद्यार्थियों को किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया जा रहा है, जैसे कि उसकी असफलता के पीछे ही विद्यार्थियों को ही दोषी ठहराया जा रहा है, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो नकारात्मक शब्द होते हैं। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के लिए दोष नहीं देना चाहिए। विद्यार्थी जो होते हैं वो कभी गलत नहीं होते हैं, गलत हमारा शिक्षा व्यवस्था होता है। इसलिए इस प्रकार के जब शब्द दे रखे होते हैं ऑप्शंस में, तो उनके साथ हमें कभी नहीं जाना चाहिए। यह नकारात्मक शब्द होता है, इसलिए यह गलत हो जाता है। नंबर 9 है, जिस विकल्प में अंक या ग्रेड देने या केवल परीक्षा पास करने की बात कही जा रही हो, तो आपको उसके साथ सहमत नहीं होना है। मतलब ये कि नकारात्मक विकल्प है। इस प्रकार का जब शब्द दिए रहते हैं विकल्प में, यानी कि ऑप्शंस में, तो वो गलत होते हैं। जिसमें अंक या ग्रेड देने की बात की जा रही हो या फिर केवल परीक्षा पास कराने पर विद्यार्थियों को जोर दिया जा रहा हो, तो इस प्रकार के जब शब्द रहते हैं किसी ऑप्शंस में, तो समझ जाइए कि वो नकारात्मक ऑप्शन है। इसलिए उसके साथ हमें कभी नहीं जाना है। उस ऑप्शन को टिक करेंगे तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और 10वां पॉइंट देखते हैं, यदि किसी विकल्प में बालक को अनुत्तीर्ण करने की बात हो रही हो या उसी कक्षा में रोकने की बात हो रही हो, तो समझ जाना कि ये गलत है। बालक कभी फेल नहीं हो सकता है। फेल कौन है? तो हमारी शिक्षा पद्धति फेल है। दोष किस में है? तो हमारे में दोष है, हमारे पढ़ाने का दोष। रवैया हमें बदलना चाहिए, उसमें परिवर्तन करना चाहिए, हमारी TLM में परिवर्तन करनी चाहिए, ना कि विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण करना है या फिर उसी कक्षा में उसे रोकना है। तो इन दोनों को जैसे शब्दों को अगर दे रखा होता है किसी ऑप्शंस में, तो वो भी नकारात्मक ऑप्शन होता है। इसलिए उस ऑप्शन के साथ हमें कभी नहीं जाना होता है, वो गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं सकारात्मक तथ्य की। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। नेगेटिव वर्ड्स के बारे में तो हमने देख ही लिया, पॉजिटिव वर्ड्स भी देख लेते हैं। सकारात्मक तथ्य कौन कौन से हैं? पहला तथ्य है, जहाँ विद्यार्थियों को अधिकाधिक अवसर दिए जा रहे हों, तो उस विकल्प के साथ हमें ज़रूर जाना चाहिए। यानी कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अवसर दिया जा रहा है, जैसे कि उनके विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाता है, स्वतंत्र रूप से खोज करने की अवसर दिया जाता है। तो इस प्रकार के ऑप्शन जब होते हैं तो उनके साथ हमें जाना चाहिए, उसे सही करना चाहिए, वो बिल्कुल सही होता है। दूसरा तथ्य है कि जहाँ बहुभाषिकता पर बल दिया जा रहा हो, वह भी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। यानी कि जब कक्षा में एक से ज़्यादा भाषा बोलने वाले विद्यार्थी होते हैं, तो वो एक दूसरे के माध्यम से सीखते हैं, एक दूसरे की भाषाओं को सीखते हैं, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे की बातों को सुनकर, एक दूसरे की भाषाओं को सुनकर। इसलिए बहुभाषिकता जैसे शब्द अगर ऑप्शंस में आते हैं तो उसे हमें सही टिक करना चाहिए, वैसे ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं। तीसरा तथ्य है कि करके सीखने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग का प्रयोग करते हुए हमें विद्यार्थियों को सिखाना है। विद्यार्थी जब करके सीखेंगे तो उस प्रकार की चीज़ें उनके दिमाग में बहुत दिन तक याद रहती है,
और उसे वह आसानी से सीख भी जाते हैं। जहाँ विद्यार्थियों को कोई कार्य करने हेतु स्वतंत्रता दी जा रही हो तो बस उस प्रकार के ऑप्शन को भी हमें सही करने चाहिए। अगर विद्यार्थी कोई भी कार्य स्वतंत्रतापूर्वक करते हैं तो वह बिल्कुल सही करते हैं, उसे उन्हें खोज करने का अवसर मिलता है और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के भी अवसर मिलते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों को किसी भी कार्य के लिए हमें बाध्य नहीं करनी चाहिए। पांचवा तथ्य है कि जहाँ सभी विद्यार्थियों के समावेशन की बात की जा रही हो वह ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। इस प्रकार के शब्द जो हैं वो सकारात्मक शब्द हैं। विद्यार्थियों को समावेशन की बात जहाँ की जाती है, ना कि उनके योग्यता के आधार पर उन्हें बांटने की बात की जाती है, तो वो नकारात्मक शब्द हो गया। और सभी विद्यार्थियों को एक साथ मिलके उनके समावेशन की बात जैसी शब्द जिस ऑप्शन में आते हैं तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। छठा ऑप्शन है जहाँ कक्षा कक्षीय जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा हो तो उस प्रकार का ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। वैसे ऑप्शन को आंख बंद करके भी हम टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन सही होगा हमारा। हाँ, हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के शब्द न हो तो हमें वास्तविक जीवन इस प्रकार के ऑप्शन के साथ बिल्कुल ही सही रूप से जाना चाहिए। सातवां तथ्य है कि जहाँ विद्यार्थियों में सृजनात्मकता एवं जिज्ञासा विकसित की जा रही हो तो उस प्रकार के ऑप्शन को हमें टिक करना ही करना चाहिए। इस प्रकार के ऑप्शन हमेशा सही होते हैं जिसमें सृजनात्मकता एवं जिज्ञासा उत्पन्न की बात की जाती हो। विशेष शब्द क्या है? कुछ भी शब्द नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों होते हैं, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि पॉजिटिव एवं नेगेटिव दोनों होते हैं, जैसे कि प्रोत्साहित शब्द एवं हतोत्साहित शब्द। तो सीटेट के पेपर में कई सारे प्रश्नों में ये दोनों शब्द कई बार देखने को मिलते हैं, जैसे कि किसी ऑप्शंस में प्रोत्साहित एवं हतोत्साहित दोनों प्रकार के शब्द देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के शब्द अगर हमें मिल गए तो उसके लिए क्या करना चाहिए ये भी देख लेते हैं। प्रोत्साहित शब्द सकारात्मक शब्द है जबकि हतोत्साहित शब्द नकारात्मक है। बस आपको ध्यान में रखना है कि एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन के पूछने का क्या ढंग है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अर्थ के अनुसार हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जैसे कि या तो सही चीज़ का प्रोत्साहित किया जा रहा होगा या फिर सही चीज़ को हतोत्साहित किया जा रहा होगा। तो अगर सही चीज़ को प्रोत्साहित किया जा रहा है तो वह ऑप्शन बिल्कुल सही है, और अगर सही चीज़ को हतोत्साहित किया जा रहा है तो वह बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा, उसके साथ हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। या गलत बात को प्रोत्साहित किया जा रहा है तो इसे भी हमें गलत टिक करना चाहिए, यह नेगेटिव वर्ड में आ गया। अगर गलत बात को प्रोत्साहित किया जा रहा है तो यह बिल्कुल ही गलत है, यह कभी सही नहीं हो सकता है। या फिर गलत बात को हतोत्साहित किया जाता हो, यानी गलत बात को हतोत्साहित किया जा रहा है तो वहाँ वह सही हो गया। और गलत कार्य करने को लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है किसी भी विद्यार्थी को तो यह वाक्य गलत हो जाता है। इसलिए किसी भी अर्थ का प्रयोग करते समय इस प्रकार के बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ किस प्रकार के शब्द का किस रूप में प्रयोग हो रहा है, किस अर्थ में। और भी कई ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं जैसे कि आंशिक, पूर्ण और केवल। इस प्रकार के शब्द भी सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। केवल शब्द का प्रयोग ज़्यादातर नकारात्मक अर्थ में ही होता है। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि फिर भी इस परिस्थिति में किस परिस्थिति में इसका प्रयोग हो रहा है, ये ध्यान में हमें अवश्य रखना चाहिए। इस प्रकार के शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए और इन्हें ध्यान में रख कर ही हमें अपने उत्तर का चयन करना है एग्जाम में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये सकारात्मक और नकारात्मक शब्द आप सभी को समझ में अच्छे से आ गया होगा। जो भी अपने स्तर से हमने समझाने की कोशिश की है उसी आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसी के अनुसार आप अपने उत्तर का चयन कर सकते हैं परीक्षा में, और उसी प्रकार के सकारात्मक एवं नकारात्मक शब्दों को ध्यान में रखते हुए हमें सीटेट की परीक्षा की तैयारी भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सबको आज का ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें अपने दोस्तों में।